हितेंद्र शर्मा जी की जो अभी पुस्तक आई है अंतर्मन से संवाद, संवाद से आत्म संवाद की ओर। मुझे याद है हितेंद्र की पहली किताब संवाद शीर्षक से आई, दूसरी किताब का शीर्षक अंतर्मन से संवाद है। दरअसल दूसरी किताब पहली किताब का ही एक्सटेंशन है, लेकिन एक बड़े और महत्वपूर्ण अंतर के साथ। पहली किताब में जो कविताएं हैं उनमें बाह्य मन से संवाद है और दूसरी किताब में अंतर्मन से संवाद। ऐसा बहुत कम होता है कि कोई कवि अपनी कविताओं के शीर्षकों से ही अपने लेखकीय विकास की यात्रा का इजहार कर देता हो। जहां पहली किताब चेतन मन से बाहरी दुनिया का भ्रमण है, तो वहीं दूसरी किताब अब चेतन मन की बाहर से भीतर की ओर यात्रा का समय है। अंतर्मन से संवाद एक ऐसी यात्रा है जो बाहर की दुनिया के कोलाहल से थक कर अपने भीतर की गहराइयों में उतरने का नाम है। जब हम चुप हो जाते हैं, जब मोबाइल बंद कर देते हैं और आंखें मूंद लेते हैं, तब शुरू होता है वह संवाद जो शब्दों से अधिक मौन में बोलता है। अंतर्मन हमारा सबसे पुराना और सबसे सच्चा साथी है। यह न कभी झूठ बोलता है, न कभी छल करता है, लेकिन हम अक्सर इसे अनसुना कर देते हैं क्योंकि बाहरी आवाजें इतनी तेज होती हैं कि भीतरी स्वर दब जाता है। फिर भी जब जीवन कोई बड़ा सवाल पूछता है, जन्म के बारे में, जीवन के बारे में, उद्देश्य के बारे में, तब अंतर्मन ही एक ईमानदार जवाब देता है। हितेंद्र शर्मा मूलतः पत्रकार हैं और पत्रकार की दृष्टि बड़ी बारीक होती है। एक पत्रकार समाज की नब्ज जानता है। यदि पत्रकार कवि या साहित्यकार है तो फिर उसकी संवेदना सबसे ऊपर काम करती है। हमारे हिमाचल में ऐसे और भी उदाहरण हैं जिनमें प्रमुखता से अनिल सोनी, नवनीत शर्मा, मुरारी शर्मा आदि का नाम लिया जा सकता है। पत्रकार कवि हितेंद्र शर्मा की बाज की दृष्टि, कविता की बानगी देखिए। जब समाज पूर्वाग्रहों की जंजीरों में जकड़ जाए और विचारों की उड़ान किसी और गहरे पिंजरे में सिर पटकती रह जाए, तब आंखें खुली होती हैं पर दृष्टि सो जाती है। अंतर्मन से संवाद में कभी डर भी आता है, कभी पुरानी यादें चुभती हैं, कभी अपराध बोध जागता है, कभी अनकही इच्छाएं सामने खड़ी होती हैं, पर यही दर्द, यही बेचैनी हमें स्वच्छ करती हैं। अंतर्मन से ईमानदार बातचीत हमें भीतर से मुक्त करती है। कुछ लोग इसे प्रार्थना कहते हैं, कुछ ध्यान, कुछ आत्मचिंतन, कुछ बस खुद से बात करना। नाम जो भी हो, परंतु मर्म एक ही है, खुद को सुनना। जब हम अंतर्मन की सुनते हैं तब निर्णय आसान हो जाते हैं, क्योंकि हमारा अंतर्मन हमें बेहतर जानता है, हमसे भी ज्यादा। हितेंद्र शर्मा की कविताओं में उत्तरोत्तर विकास हुआ है, भाषा में परिपक्वता आई है, विचार की आजादी कविता में कवि कहता है। इसलिए मैं कहता हूं, जय घोषों से अधिक जरूरी है मौन में विचार, क्योंकि किसी भी युग में सबसे बड़ा देशभक्त वही होता है जो प्रश्न पूछने का साहस रखता है, जो सत्ता से नहीं सत्य से संवाद करता है। जय कृष्णमूर्ति ने आत्मज्ञान और मौन पर जोर दिया। वे मानते थे सच्चा आत्म संवाद विचारों की दौड़ रोककर मौन में उतरने से शुरू होता है। कवि हितेंद्र इस बात से विचलित हैं कि यह समय मौन का नहीं बल्कि शोर का है। सत्य की खोज कविता में हितेंद्र कहते हैं, यह युग सत्य का नहीं शोर का युग है। यहाँ संवाद नहीं बस प्रतिस्पर्धाएं होती हैं, शब्दों की, विचारों की और भ्रमों की। भगवत गीता में तो आत्मचिंतन का सार है। श्री कृष्ण कहते हैं, जहां भी मन भटक रहा हो, बेचैन और बाहरी सुख की खोज में, उसे अंदर ले जाओ, उसे आत्मा में रहने के लिए तैयार करो। यह अंतर्मन की ओर मुड़ने का सीधा संकेत है। स्वामी विवेकानंद ने भीतर की शक्ति पर कहा है, ब्रह्मांड की सारी शक्तियां पहले से हमारी हैं। वो हम ही हैं जो अपनी आंखों पर हाथ रख लेते हैं और फिर रोते हैं कि कितना अंधकार है। अंतर्मन से संवाद करके ही हम अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानते हैं। बुद्ध का एक सुंदर विचार जो अंतर्मन की शांति से जुड़ा है, मन जितना शांत, जीवन उतना सुंदर। ये विचार हमें याद दिलाते हैं कि अंतर्मन से संवाद कोई रहस्यमय क्रिया नहीं बल्कि रोजमर्रा का अभ्यास है। जब हम इसे अपनाते हैं तो निर्णयों में स्पष्टता आती है और जीवन अधिक सार्थक बनता है। गरारी कविता में हितेंद्र ने व्यवस्था पर बहुत गहरी चोट की है। यह वही कर सकता है जो डूबकर चिंतन मंथन करता है। गरारी लोहे का नहीं मानसिक ढांचे का आविष्कार है।
यह उस मशीन में नहीं अटकती जिसे हाथों ने बनाया, यह उस व्यवस्था में फंसती है जिसे पीढ़ियों ने डर और सुविधा से गढ़ा। पश्चिमी दार्शनिकों में सुकरात, प्लेटो और अरस्तु का आपस में संबंध गुरु शिष्य परंपरा का सबसे प्रसिद्ध और प्रभावशाली उदाहरण है। ये तीनों प्राचीन यूनान के महान दार्शनिक थे और पश्चिमी दर्शन की नींव माने जाते हैं। सुकरात प्लेटो के गुरु थे। सुकरात ने कभी कुछ नहीं लिखा। हम उनके विचार मुख्य रूप से प्लेटो की रचनाओं से जानते हैं। सुकरात ने अपने जीवन में एक आंतरिक दिव्य आवाज का उल्लेख किया जो उन्हें गलत कार्य करने से रोकती थी। यह एक आवाज है जो मुझे जो करने जा रहा हूं उससे रोकती है, कभी प्रेरित नहीं करती। प्लेटो अरस्तु के गुरु थे। प्लेटो ने सोच को आत्मा का आंतरिक संवाद बताया है। विचार आत्मा का अपने आप से संवाद है। अरस्तु ने सद्गुणी व्यक्ति के आत्म संवाद को महत्व दिया। सद्गुणी व्यक्ति स्वयं से संवाद करना चाहता है। सुकरात ने प्लेटो को सिखाया, प्लेटो ने अरस्तु को सिखाया। तीनों ने मिलकर पश्चिमी दर्शन, नैतिकता, राजनीति, ज्ञान मीमांसा और विज्ञान की बुनियाद रखी। ये तीनों एक दूसरे से इतने गहरे जुड़े हैं कि इन्हें अक्सर प्राचीन यूनानी दर्शन की तिकड़ी कहा जाता है। कुर्सी कविता की ये पंक्तियां हैरान करती हैं। एक पूरी कविता है। हितेंद्र कभी कभी लंबी कविताओं में उलझ जाते हैं और बीच बीच में एक ऐसी महत्वपूर्ण और गंभीर बात कह जाते हैं कि शायद उन्हें स्वयं भी एहसास नहीं होता है। कुर्सी लकड़ी की नहीं होती, यह आदत की बनी होती है। जितनी पुरानी हो जाए उतनी ही पूजनीय घोषित कर दी जाती है। हितेंद्र शर्मा का चिंतन उनकी बातचीत, व्यवहार और क्रियाकलापों में स्पष्ट लगता है। बहुत सी कविताओं में जहां आसान भाषा में सपाट बयानी है, वहां कुछ बातें सही ना होकर बहुत गहरी हैं। विवेक का निर्वासन कविता का एक पैरा देखिए, कवि ने कितनी गहराई में जाकर बात की है। इतिहास ग्रंथों से नहीं, मलबे से बोलता है। समाज बाहर से नहीं, अंदर से बहते हैं। चेतन, अवचेतन और परम चेतन की इस यात्रा में हितेंद्र शर्मा संवाद और अंतर्मन से संवाद के बाद निश्चित तौर पर आत्मा से संवाद की ओर बढ़ेंगे। हम सब की ओर से आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।